नमस्कार, मैं हूं मयंक। आप देख रहे हैं mediavigil.com का ये स्पेशल ब्रॉडकास्ट और मेरे साथ इस समय इशिता है। इशिता के पास जाने से पहले थोड़ा सा एक प्रीटेक्स्ट। इशिता यूक्रेन की जो कैपिटल है, राजधानी जो है कीव, वहां से हमारे साथ जुड़ी हुई है, पढ़ाई कर रही है वहां पे तमाम हजारों उन भारतीय स्टूडेंट्स की तरह जो वहां पर पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई क्यों करते हैं उसकी वजह आपको बता दूं। एक बहुत सीधी सी वजह है कि भारत में उस तरह की पढ़ाई, उस क्लास की पढ़ाई, उस तरह की फीस में अवेलेबल नहीं है। ये एक सच है जिसको हमको पहले ही स्वीकारना चाहिए। तो ये जो संकट है, इसका एक अहम हिस्सा कहीं ना कहीं ये भी है कि आज़ादी के इतने साल बाद भी हम ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं कर पाए जहां कम पैसों में हर एक को पढ़ाई मिल पाए। लेकिन आगे बढ़ते हैं। यूक्रेन पर रूस ने हमला किया, हम सब जानते हैं। मानवीय संकट है एक, यूक्रेन के लोग खतरे में हैं, वहां मौजूद भारतीय खतरे में हैं, और इशिता जैसे तमाम छात्र, तमाम नौजवान जिनकी उम्र 17 साल से लेकर 27 साल के बीच में कुछ भी हो सकती है, हजारों ऐसे स्टूडेंट्स कीव में, तमाम और शहरों में जो है यूक्रेन के फंसे हुए हैं। यही नहीं, आज सुबह की जो अपडेट है उसके मुताबिक बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो अलग अलग बॉर्डर्स जो है, पोलैंड का बॉर्डर, हंगरी का बॉर्डर, वहां पर फंसे हुए हैं। अभी कुछ ही देर पहले हंगरी के बॉर्डर से कुछ स्टूडेंट्स को जरूर निकाला गया है, लेकिन पोलैंड के बॉर्डर पे सुबह से छात्र लगातार फंसे हुए हैं और उनको अभी तक निकाला नहीं जा सका है। इशिता के पास हम सीधे जा रहे हैं। इशिता, आप हमको ये बताएं कि अभी एग्जैक्टली आप कहाँ हैं, क्योंकि हमारी जब आपसे बात हुई थी लास्ट तो आप ग्रोसरी लेने के लिए बाहर जा रही थी। तो आप बताएं अभी आप जी। एग्जैक्टली कहाँ पर हैं। अ, अभी मैं यहाँ कीव में, सेंट्रल कीव में मेरा हॉस्टल है। मेरे यूनिवर्सिटी का ही हॉस्टल है, गवर्नमेंट हॉस्टल। इट इज कॉल्ड BNMU हॉस्टल नंबर 7। मैं उसके बंकर में हूँ। यहाँ पे पौने 4 बज रहे हैं एंड 5 बजे से यहाँ पे आज आज से ही आई गेस, हाँ, आज से ही शुरू होने वाला है 5 PM to 8 AM कर्फ्यू। जी। और पिछले 2 दिनों में यहाँ पे काफी टेंशन रहा है। हमें काफी अपने रूम्स वगैरह में जाना पड़ता है, फूड के लिए, नेसेसिटीज के लिए जाना पड़ता है। तो जब हम जाते हैं तो हमको हमारी खिड़की से ही काफी रशियन टैंक्स वगैरह भी दिखे हैं। तो इस वजह से हम सब प्रेफर करते हैं कि अभी हम बंकर में ही जितना टाइम, मैक्सिमम टाइम निकाल सकें, जब तक हमारे शरीर की हद ना हो जाए हम तब तक बंकर में ही रहें। उसके बाद हम रिलीफ के लिए थोड़ी देर बाहर निकलते हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा मेरे को ग्रोसरीज लेने जाना था। तो अभी मैं यहाँ बंकर में हूँ, बंकर के लेवल 1 में हूँ, जहाँ पर सिर्फ लेवल 1 में ही जहाँ पर मेरे को नेटवर्क मिलता है, मैं वहां पर हूँ। इशिता, ये बताएं कि ये जहां पर आप हैं ये आपका ही हॉस्टल है जहां पे आप पहले से रह रही थी। हाँ जी, वेरी फॉर्चुनेटली मैं यहीं की रेजिडेंट थी, इसी हॉस्टल में ही एनरोल्ड थी। और इसी हॉस्टल को ही यहाँ का रिलीफ कैंप बना दिया गया, रिफ्यूजी कैंप बना दिया गया। यहाँ पे तमाम जगहों से स्टूडेंट्स आए हैं, खार्किव से भी हैं, लवीव से भी हैं, काफी स्टूडेंट्स आए हैं। तो इशिता, क्या जैसे ये आपका हॉस्टल था, यानी कि इसका मतलब अभी आप अगर फर्स्ट लेवल पे है बंकर के, पहला सवाल तो मेरा ये है कि क्या ये बंकर यहाँ पहले से बनाए गए थे, यानी कि ये आशंका हमेशा से थी कि ऐसी नौबत आ सकती है कोई। यूक्रेन की हिस्ट्री में काफी अनस्टेबल रहा है ये कंट्री। ये बंकर्स प्रोबेबली वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम के बने हुए डब्बे हैं। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, जैसा कि मैं आपको वीडियो शेयर करूंगी तो आपको दिखेगा कि काफी पुराना है। ऊपर से पाइपलाइंस हैं, हर जगह शाफ्ट हैं, वेंट्स हैं। अ, इतना कंफर्टेबल कुछ भी नहीं है, ना ही ये क्लीन है, ना ही ये फुली इक्विप्ड है। काफी क्लॉस्ट्रोफोबिक भी हैं, बट वो बहुत पुराने हैं। तो तो नथिंग टू यहाँ कन्वीनियंस। पर बिजली वगैरह लेकिन अवेलेबल है, ये पहले से थी कि अभी अवेलेबल कराई गई। बिजली भी डिम है। जब बंकर सिस्टम शुरू करने का गवर्नमेंट ने एडवाइजरी दी, जब यहाँ के ही जेलेंस्की की तरफ से ही नोटिस आया कि आपको बंकर्स रेडी रखने हैं, तभी हमारे कमांडेंट ने यहाँ पे बल्ब इंस्टॉल किए हैं। अ, जी। हमारे सामने बल्ब जी। इंस्टॉल हुए हैं और द लाइटिंग इज ऑल्सो वेरी डिम। जी। इसी का एक चीज़ और बताइए कि क्या यहाँ पर आपको जब रात होती है तो क्या ये सारी लाइट्स ऑफ करनी पड़ती हैं। हाँ जी, हम लाइट्स ऑन जी। ही रखते हैं। जनरली बड़े बड़े हॉल्स में 2 छोटे बल्ब हैं,
तो लाइटिंग हमेशा डिम ही रहती है। इस बंकर के अंदर से आप समय का अंदाजा नहीं लगा सकते या दिन का अंदाजा नहीं लगा सकते कि बाहर क्या चल रहा है। जी जी बंकर्स जी। काफी डीप हैं और इस वजह से लाइट्स ऑन रखनी जरूरी है। तो इशिका, एक सवाल मेरा और है कि आपके साथ एग्जैक्टली आप जिस जगह पर हैं वहां पे कितने इंडियन स्टूडेंट्स और हैं आपके साथ? मेरे साथ अराउंड अभी इस बॉम्ब शेल्टर में नियरली 400 to 500 स्टूडेंट्स और हैं, इंक्लूसिव ऑफ मेरे ही यूनिवर्सिटी के और दूसरी यूनिवर्सिटीज से। और इन 400-500 इंडियंस के अलावा अरब्स, नाइजीरियंस भी हैं। अरब्स और नाइजीरियंस भी काफी हैं। अ, इशिका, तो अब एक सवाल ये आता है कि जैसे अब इसको सरकारी शेल्टर घोषित कर दिया गया है, ठीक है? और ये कब हुआ है, इसको इसको ऑफिशियली सरकारी शेल्टर कब डिक्लेयर किया गया? यानी कि इसका मतलब, मैं अगर सही समझ रहा हूं, तो अब कोई भी आके यहाँ पे शेल्टर ले सकता है, कोई भी सिविलियन। हाँ जी, कोई भी सिविलियन, कोई भी इंडियन स्टूडेंट्स के लिए तो स्पेशली जो भी यहाँ पे आ सकें, पहुंच सकें, वो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, तो क्या जब ये कहा गया कि अब ये ऑफिशियली सरकारी शेल्टर हो गया है, कोई भी आ सकता है, तो उसके बाद तो केओस और बढ़ गया होगा और रिसोर्सेज जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन और मुश्किल नहीं हो गया होगा? अनफॉर्चुनेटली ये एकदम से सिचुएशन की सिवियरिटी ऐसे एस्केलेट हुई कि फटाफट कर्फ्यू लग गया, जिसकी वजह से ज्यादा लोग रोडवे से यहाँ तक पहुंच नहीं पाए। कीव के जितने स्टूडेंट्स हैं, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो यहाँ कुछ ही दूरी पे अपार्टमेंट में रहते हैं, वो भी यहाँ तक नहीं आ पाए। अचानक से इतने शेल फायरिंग एक्सेट्रा इतना शुरू हो गया कि हॉस्टल तक पहुंचने से बेहतर उन्हें सबवेज में जाना लगा। तो वो लोग सबवेज, जो मेट्रो स्टेशन हैं या ट्रेन स्टेशन हैं, उनके लोअर लेवल में जाके वहां बैठे हुए हैं इंस्टेड ऑफ कमिंग टू द हॉस्टल। जी। हॉस्टल में जो समय में पहुंच गया, अभी सिर्फ वही बच्चे हैं। न्यू एंट्रीज एज ऑफ नाउ हमें नहीं दिख रही हैं क्योंकि रोडवेज बंद हैं, हर जगह बैरिकेड्स हैं। और हम सेंट्रल एरिया में हैं। हमारे लेफ्ट साइड पे शुलियावस्का, राइट साइड पे वोगजालना, आगे पॉलिटेक्निक, ये सारे मेन हब स्टेशन जो हैं, जहाँ जिसके थ्रू यहाँ पहुंचा जा सकता था, सब बॉम्ब्ड है तो ऑलरेडी। आपने क्या मतलब, जैसे आप, क्योंकि आप सेंट्रल कीव में और अब बताया जा रहा है कि रशियन फोर्सेस एंटर कर गई हैं, तो क्या आपने रशियन फोर्सेस देखी? हमें टैंक्स दिखते हैं, हमें काफी कमोशन दिखता है। ऑनेस्टली हम दूर से नहीं पता लगा पाते कि यूक्रेनियन है या रशियन टैंक्स हैं। बट हमने कमोशन देखा है। हमें टैंक्स या ड्रिल करते हुए लोग दिख जाते हैं काफी बार। जी। बाकी टाइम हम यही कोशिश करते हैं कि हम बंकर में तो रहें, आप जो बता रही थी, मोस्ट आपकी ऑफ अस। बात मैं सही मानूं तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो सुरक्षित जगहों पर पहुंच ही नहीं पाए। हाँ, जो यहाँ से बाहर हैं वो लोग नहीं आ पाते हैं। उनके लिए यहाँ मुश्किल होगा बिकॉज उनको रोडवे लेके आना पड़ेगा। टैक्सी, कैब, ये सब बंद है। टू व्हीलर तो बिल्कुल कोई चला ही नहीं रहा है। गाड़ियां चलाना भी सही नहीं है। हमें अपडेट्स में वीडियोस मिलती रहती हैं जिसमें टैंक ऐसे ही गाड़ियों के ऊपर चढ़ जी। रहे हैं। तो वो वीडियोस लोगों को हमने भी सेफ यहाँ पर फील ही नहीं होता हमने भी है। यहाँ पर देखे हैं जी। हाँ। हाँ, तो अगर किसी को कोई भी दिक्कत होती है, बट सिटी का एक काफी अच्छा सिस्टम है। आप किसी भी अपार्टमेंट में रहते हो, हर अपार्टमेंट के नीचे एक बंकर होता ही है, या फिर 4 अपार्टमेंट्स का एक बड़ा बंकर बना होता है, या फिर आपके नियरेस्ट जो है बंकर है ही। जी। इन सब के अलावा अगर कोई भी दिक्कत हो, नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन इज अ बंकर, द आप बॉम्ब शेल्टर। जी, कुछ दर्शकों के सवाल हमारे पास आने लगे हैं, मैं आपसे सवाल उसमें से भी पूछ लेता हूँ। एक सवाल जो रितु तिवारी ने कोलकाता से किया है, उन्होंने ये पूछा है कि एक तो अगर आपको कुछ अंदाजा है, हालांकि इसका एक ऑफिशियल डेटा है, कीव में कितने स्टूडेंट्स इंडियन जो हैं फंसे हुए हैं, अंदाजा अगर आपको हो, क्योंकि यूक्रेन का डेटा हमको पता है कि यूक्रेन में पूरे 18,000 के आसपास, उससे थोड़ा ज़्यादा कम स्टूडेंट्स हैं। कीव में स्पेसिफिकली अगर हम कैपिटल की बात करें तो वहां कितने भारतीय छात्र जो हैं वो फंसे हुए हैं? ऋतु जी के लिए मैं अगर एक अंदाजा लगा पाऊँ तो 500 से 600 बच्चे तो मैं ही देख रही हूँ। जी। और फ्लैट्स वगैरह में भी कुछ स्ट्रैंडेड होंगे। तो
हजार तक तो होंगे ही, 1000 1500, उससे भी ज्यादा हो सकते हैं। मेरे पियर्स जितने मैं देख सकती हूँ, जितने रोज मुझे इस बंकर में दिख रहे हैं, वही बहुत हैं। और भी यूनिवर्सिटीज हैं यहाँ, बीएनएमयू यहाँ की सबसे पुरानी है। उसके अलावा केएमयू जैसी, ताराश शेवचेंको जैसी बहुत फेमस यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें भी आई एम प्रिटी श्योर कि काफी सारे बच्चे एनरोल्ड हैं। जी। अ, एक सवाल और है कि अ, जो ऋतु ने ही पूछा है मेरे ख्याल से, मैं इसको सवाल को दोहरा देता हूँ। एक मिनट जितने। हाँ। तो वो सवाल ये है कि वो सवाल वही सवाल था कि मैं अगले उसी सवाल पे आ रहा था, जो सवाल मैंने आपसे फ़ोन पर भी किया था। भारत सरकार या एम्बेसी की तरफ से आपसे क्या और कैसे संपर्क किया जा रहा है? हम हम इसको कम्युनिकेशन नहीं कह सकते, मैंने आपको पहले भी कहा था। ये हम भारत सरकार को या एम्बेसी को जितना भी लिखें, हमें वहां से जवाब नहीं आते हैं। हमें बहुत सारे कांटेक्ट नंबर्स या रिलीफ के नाम पे बहुत सारे कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह पकड़ाए गए हैं, लेकिन जब भी हम उन्हें कॉल करते हैं, उन पे कॉल नहीं लगता है। और हम बंकर में रहते हैं, तो हमको सिग्नल भी इजीली नहीं मिलता है। कुछ नंबर्स हमें इंटरनेशनल नंबर्स दिए गए हैं, जो कि टोल फ्री नंबर नहीं है, और हम इस सिचुएशन में इंटरनेशनल पैकेजेस भी नहीं ले सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। हमें ईमेल्स, हम जितना कर सकते हैं मैक्सिमम ईमेल्स वगैरह, सब बच्चे लगे हुए हैं अपने सभी कॉन्टैक्ट अपने पेरेंट्स को बोलने में कि आप हमारी तरफ से ईमेल करो, मैक्सिमल ईमेल करो। एम्बेसी की तरफ से कांटेक्ट हमें सिर्फ एडवाइजरीज में आता है, और हमें उसी एडवाइजरी से हिसाब लगाने की कोशिश करते हैं कि अभी एनी टाइम सून इवैक्यूएशन होगा या नहीं होगा। और अभी तक तो हमें कुछ भी होपफुल नहीं दिखा है। जब मैंने आपसे बात की तो पहले तो उस समय आप ग्रोसरी लेने के लिए निकल रही थी। ये बताइए, ग्रोसरी स्टोर्स या जो भी सुपरमार्केट स्टोर्स हैं वहाँ पे सामान अवेलेबल है या किस तरह की दिक्कत आ रही है? सामान रहता है, बट फटाफट खत्म हो जाता है। जैसे हम वहां लेने के लिए सिर्फ हम नहीं होते, बहुत सारे लोकल यहाँ के जो लोकल सिविलियंस हैं वो भी रहते हैं। इनफैक्ट आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं ग्रोसरीज ले रही थी तो मैंने एक आटे का पैकेट लिया, और एक और लोकल को चाहिए था, तो उन्होंने मेरी कार्ट में से वो उठा के वो ले गए। जी। जी। तो यहाँ फाइट फॉर ग्रोसरीज होने लग गया है। जी, तो बेसिकली जो 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 युद्ध की किसी भी सिचुएशन में होता है, वो हम लगभग देख रहे हम्म। हैं। मुझे ये बताइए कि एक बहुत जरूरी जो मेरे दिमाग में पहला सवाल आया। हम लोग पत्रकार रहे हैं, हम लोगों ने बहुत सारी रिपोर्टिंग्स की हैं, सिचुएशंस देखी हैं, पर एज अ जर्नलिस्ट हमें जान का खतरा हो सकता है, पर यूजुअली दोनों तरफ की फोर्सेस जो होती हैं वो हमारा एक रेस्पेक्ट करती हैं। प्लस सप्लाईज की के इशू कभी होते हैं कभी नहीं होते, क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह लगातार कम्यूट कर रहे होते हैं, और हमारा वो काम है। आप में से ज़्यादातर लोगों की उम्र वही 18 से 25 साल के बीच होगी, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये, आप लोग ये हिम्मत कहाँ से कैसे बटोर के रखते हैं, कैसे जुटा के रखते हैं? ये बहुत मुश्किल क्योंकि वक्त है, मुझे लगता है। और आपने कभी, शायद आपने आपके पेरेंट्स ने, आपके किसी जानने वाले ने सपने में भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि कभी आपको किसी ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल जाना पड़ सकता है। हाउ डू यू सी इट? हाउ डू यू बिल्कुल होल्ड नहीं। एंड मेंटेन योर करेज? डू यू गेट इमोशनल समटाइम्स? Yes, I do, but I force the tears to not come, क्योंकि मुझे लगता है कि अभी कोई और हेल्प नहीं कर रहा है, तो अभी आंसू भी क्या ही हेल्प कर देंगे। एंड आई रियली ट्राई कि मैं जो अपना बिट कर सकती हूँ वो करूँ। अगर मैं जितने लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, जितने रिपोर्टर्स का, जैसे मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि यू रीच्ड आउट टू मी वाया ट्विटर। मैं जित बहुत रिपोर्टर्स को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, मैं वीडियोस बनाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे साथ ऐसे ही फ्रेंड्स और हैं, वो आर ब्लॉगिंग 24/7, लेटिंग एवरीबडी नो कि हमारे कंडीशंस अच्छे नहीं है, ताकि एम्बेसी को कुछ अवेकनिंग हो, कि उन्हें समझ आए कि वो कीव तक पहले आए। दैट इज हाउ आई थिंक आई शुड डू माई बिट, and उसी वजह से that keeps me strong. There's nothing else. Obviously my parents are a pillar of support. They keep talking good to me on the phone, and they're like, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा. I'm just, मेरी तो इनफैक्ट आई हैड द फ्लाइट द सेम डे द इन्वेजन बिगैन. मेरी उसी दिन दोपहर को फ्लाइट थी, इट गॉट कैंसल्ड एंड आई वाज सो हार्ट ब्रोकन देन. बट अब जो है सो है. वी हैव टू स्टे स्ट्रांग, स्टे टुगेदर. इट्स अ रिलीफ कि मैं सेफ जगह पे हूँ, इट्स ऑल्सो अ रिलीफ कि मेरे साथ मेरी कम्युनिटी है. दैट्स अ एक बिग दूसरे थिंग. को भी ढांढस बताना पड़ता होगा कई बार, साथियों को कोई ना कोई कमजोर पड़ता होगा।
क्या करते हैं ऐसे में, गाने गाते हैं, डेफिनेटली। बात करते हैं, क्या करते हैं ऐसे में? मैंने यहाँ देखा है बंकर में ग्रुप्स जी हैं, ग्रुप्स बन गए हैं बेस्ड ऑन कौन कहाँ बैठा जी। है। पीपल हैव स्टार्टेड कुकिंग फॉर ईच अदर। तो मुझे लगता है कि उससे उन लोगों का एक कनेक्शन काइंड सॉलिडारिटी, ऑफ बन जाता है। सॉलिडारिटी है। ऑल्सो या जी। एंड इट इज बेटर। हम रूम्स वगैरह जाते हैं तो काफी डिप्रेसिंग रहता है। हमारे रूम जाके होता है कि जल्दी जल्दी काम करो वापस आओ। बंकर में सब लोगों को देख के इट्स बेटर। एक सॉलिडारिटी की चूंकि मैंने बात की, तो जो लोकल्स हैं पहले के मुकाबले उनसे कनेक्शन इस मुश्किल वक्त में ज़्यादा बेहतर हुआ है? आई रियली डोंट फील तो, क्योंकि हमको इतना मौका ही नहीं मिला। लोकल सिविलियंस या फिर ये सब थोड़ा अपने में ही जी रहते हैं, अपने जी अपार्टमेंट्स में जी। ही है, ज्यादा यहाँ आए नहीं है यहाँ पे। बिकॉज दिस इज अ हॉस्टल फॉर फॉरेन स्टूडेंट्स। ये इनोजमेट्स का ही जी हॉस्टल है, तो यहाँ पे फॉरेन नेशनल्स ही जी। हैं। और हमारे को लोकल्स में कुछ हमारे कमांडेंट हो गए, देयर आर सम क्लीनर्स एंड या देयर ज्यादा लोग हैं नहीं, ज्यादा अ, यूक्रेनियंस है नहीं। हमारे कमांडेंट्स हो जी, गए दो। That's it. आप थोड़ा सा मुझे दिखा सकती हैं, आप जिस जगह पर है वो कैसी जगह है, कितने लोग हैं आसपास? हाँ। क्या एक ही ये यस। स्पेस कितना बड़ा है, आप लोग कैसे रह रहे हैं वहां पे, ये जानना बड़ा जरूरी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी। हाँ, अभी दोपहर का समय है और एक्सपेक्टेड नहीं होता है ज्यादा जी इस टाइम पे शेलिंग जी। वगैरह हो। रातें काटनी तो रातें बहुत लंबी हो गई हैं अब। तो इस टाइम पे मोस्टली बच्चे चले जाते हैं कुक करने, फ्रेश होने। हमारे बेसमेंट में आने के लिए ये जी सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों जी से हम आते हैं और ये हमारा फर्स्ट जी। लेवल है। यहाँ पे हमको ज्यादा रहना मना ही करते हैं बिकॉज ऑफ द ओके। पाइपलाइंस और ये सब। तो तो यहाँ पे ये सिर्फ गैस सॉकेट पाइपलाइंस के है लिए क्या? सब आते हैं। ये ओके, हीटर सिस्टम है और गॉट। जी वेंट्स हैं जो हीटिंग जी एरिया जी। है उसका। ये है। दिस इज नॉट ड्रिंकिंग वाटर। ओके। दैट इज व्हाट आई शुड टेल यू। या दैट जी। इज व्हाट। फिर यहाँ से अब हम आप जाएंगे अपस्टेयर्स। देख के बता सकते हैं कि जी, इशिता आपका नेटवर्क चला गया है नीचे उतरते ही। अभी है। इशिता नीचे नीचे उतरते ये ही, है नीचे हमारा उतर। लेवल 1। जी। अच्छा, तो अब देखिए मैं ये समझ भी पा रहा हूँ हाँ, कि नीचे आपका उतरते नीचे ही ये जाते है। ही नेटवर्क जो है धीमा होने लगा है। ये लेवल 1 है जहां पर आप हैं, और यहां पर आप लोगों को ऐसे ही हाँ फर्श जी। पे जमीन पे रहना पड़ रहा है। हाँ जी, ये पुराने डिवाइसेस हैं। जी उनके ऊपर दरवाजे लगा दिए गए हैं जी। और उन पे लेटने या सोने की जगह इशिता है। इशिता वहां लोगों को पर, जहां भी जगह मिलती है इशिता वहां वो है। वहां पर अभी भी टेम्परेचर मुझे लगता है कई बार जीरो के आसपास हो जाता होगा, उससे कम भी हो जाता होगा। हाँ जी, डेफिनेटली। तो जीरो से नीचे के अभी टेम्परेचर तो में आप लोग जमीन के ऊपर। स्प्रिंग आने जी वाला है तो जी। उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी का टेम्परेचर तो जीरो के आसपास है ना कई बार। हाँ जी, तो कई आप बार। लोग वहां पे ऐसे ही जमीन पे रह रहे हैं, और मेरे ख्याल से हीटिंग सिस्टम तो ऊपर काम करने के लिए, नीचे काम करने के लिए है भी नहीं वो। हाँ, तो आप जी जी वो आपको मैं ऐसे कह कि फर्स्ट लेवल पे जी। थोड़ी गर्मी होती है, जैसे सर्दी जैसे बढ़ती डेप्थ जाती है। बढ़ता जाता है वहां पे जी ठंड बढ़ती जाती जी। तो इशिता इशिका इशिता आप ऊपर आ जाए, क्योंकि नेटवर्क का इशू हो रहा है, तो मैं आपसे रिमेनिंग बातचीत कर पाऊँ, कन्वर्सेशन हमको लगभग अंदाज़ा हो गया, और आपको हम बहुत स्ट्रेस नहीं भी करना चाहते हैं इस चीज़ के लिए, बिकॉज है। ले गए हैं जी हवा। जी। इसका आप अगर ऊपर आ जाए तो नेटवर्क बेहतर मिलेगा, हम और वैसे भी ये बहुत स्ट्रेसफुल है, आई कैन अंडरस्टैंड। तो इशिका इशिता जो भारतीय स्टूडेंट हैं यूक्रेन में, वो दिखा रही थी हमको जिस बंकर में भारतीय छात्र, और 400 से 500 के आसपास भारतीय छात्र, उसके अलावा नाइजीरियाई छात्र, अफ्रीकन देशों के छात्र और मिडिल ईस्ट के छात्र, उन सब के लिए ये एक शेल्टर बना दिया गया है कि सब यहीं पर रहेंगे। इसके पहले ये भारतीय छात्रों का एक हॉस्टल था, और इशिता जो है अभी चूंकि वो नीचे के लेवल पे जाने की कोशिश कर रही थी, तो संभवतः उनका नेटवर्क जो है वो चला गया है। और ये जो हमने अब तक देखा, अब तक बात की, उससे क्या समझ में आया? पहली बात ये समझ में आई कि कीव में कर्फ्यू का ऐलान हो गया, जो हमने खबरों में भी देखा। ग्रोसरीज की दिक्कत है, सामान की दिक्कत है, खाने के राशन की दिक्कत है। इशिता अभी बाजार से लौटी है, और उन्होंने बताया कि उनका जो आटे का पैकेट था वो एक स्थानीय नागरिक ने उनकी बास्केट में से उठा लिया।
तो सप्लाईज की दिक्कत है, राशन की सप्लाईज की दिक्कत है। उसके अलावा हमने जो बात समझी दूसरी, वो ये है कि भारत सरकार या विदेश मंत्रालय हम कहें, एम्बेसीज जो हैं, उनसे कम्युनिकेशन प्रॉब्लमेटिक है। इस पर मैं डिटेल में एक आध सवाल और इस तरह से लूंगा कि दरअसल हो क्या रहा है। तीसरी बात जो हमने समझी कि जहां ये लोग रह रहे हैं वो जमीन से नीचे की जगह है, और बहुत नीचे की जगह है, और ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त के बनाए गए बंकर्स हैं, यानी कि आज के वक्त के आधुनिक समय के हिसाब से बनाए गए बंकर्स नहीं है। तो इसलिए ना वहां मोबाइल नेटवर्क है, ना किसी तरह की वाईफाई की सुविधा है, ना बिजली की सुविधा है। अभी वहां पर इलेक्ट्रिसिटीज दी गई है कुछ लेवल पे, और जैसे जैसे आप नीचे जाते हैं सर्दी बढ़ती जाती है, क्योंकि इलाके का तापमान अगर आप भारत के हिसाब से देखें तो वो कम है। हमारे यहाँ सर्दियों में जो तापमान होता है वो भी पहाड़ी इलाकों में, वहां पे नॉर्मल है, स्प्रिंग आने के बाद यानी कि वसंत आने के बाद भी टेम्परेचर जो है वो भारत में अक्टूबर नवंबर का जो टेम्परेचर होता है उस तरह से रहता है उन इलाकों में। जो लोग वहां उन इलाकों में नहीं गए कभी, उनकी जानकारी के लिए। और ऐसे में आप जैसे जैसे जमीन के नीचे जाते हैं, क्योंकि आपके आसपास पानी होता है अंडरग्राउंड, आप जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो सर्दी बढ़ती जाती है आपके लिए जमीन के नीचे जाने पर। और ऐसे में फर्स्ट लेवल के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितना आप नीचे जाएंगे इस मौसम में वो टेम्परेचर और गिरता चला जाएगा एक लेवल तक। तो ये बहुत मुश्किल हालात है। सबसे बड़ी बात, ये सब छात्र हैं जिनकी उम्र 17 साल से 27 साल के बीच है। हिम्मत, जिस तरह की बहादुरी ये नौजवान दिखा रहे हैं वो बहुत कमेंडेबल है, और केवल भारतीय छात्रों की नहीं, वो कोई भी हो, वो चाहे नाइजीरियाई हो, किसी भी अफ्रीकन देश का छात्र हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट का हो, कहीं का भी, ये कमेंडेबल बहादुरी है। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये सिचुएशन है जो आपको कई बार बहादुर बना देती है, बिकॉज यू हैव नो वे आउट। इशिता आ गई वापस। इशिता, या आई कैन सी यू, Can you आई कैन see सी me? यू, यस I आई कैन don't सी यू, think. या यू आर विजिबल। इशिता, Okay. Okay. पेरेंट्स आपको कंसोल करते हैं कि आप उनको कंसोल करती हो, क्या कैसे करती हो? हाँ, दोनों तरीके से ही चलता है। जब जब भी कोई डिसअपॉइंटिंग एडवाइजरी निकलती है तो पेरेंट्स मुझे कंसोल करते हैं। जब पेरेंट्स मीडिया में कुछ देख लेते हैं तो मैं उन्हें कंसोल करती हूँ। तो फिर मैं उनको बोलती हूँ कि नहीं, हम सेफ हैं, चिंता मत करो, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ हूँ, एवरीबडी इज फाइन, हमारी लोकेलिटी में कुछ नहीं हुआ, फॉर्चुनेट है, सब बोल के मैं उन्हें कंसोल करती हूँ। और जब हमें एम्बेसी की तरफ से बिल्कुल कुछ होपलेस एडवाइजरी आती है, जब हमको नहीं दिखता कि एनी टाइम सून हमें यहाँ से निकाला जाएगा, तो फिर पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं, कोई बात नहीं, कोशिश करते रहो, सुनेगी, तुम्हारी एम्बेसी सुनेगी, हम भी वेट कर रहे हैं कब हमारी एम्बेसी आप सुनेगी। मुझे बता रही थी कि कोई 20-30 फॉर्म्स आप गूगल शीट जो है भर चुकी हैं, वो क्या मामला है? हाँ जी। आई थिंक मोस्ट ऑफ देम, जितने भी फॉर्म्स आते हैं वो सेंसस के लिए ही है, मोस्टली जनगणना कि कितने बच्चे यहाँ पे हैं, कितनों को इवैक्यूएट करना है। तो फॉर दैट पर्पस हमने बहुत सारे फॉर्म्स भरे हैं, और सभी फॉर्म्स में सिमिलर डिटेल्स होती हैं। हमारे पास कोई खास टाइम नहीं होता है कि हम ऑथेंटिकेशन के लिए भी देखें, हमें जरा सा रे ऑफ होप दिखता है, हम कूद पड़ते हैं, अपना नाम हर जगह डाल देते हैं, पासपोर्ट नंबर हर जगह डाल देते हैं, और बोलते हैं, विश करते हैं कि ये फॉर्म कहीं ना कहीं जाके कहीं इम्पैक्ट लेके आए। अ, लेकिन अभी तक कुछ खास निकला नहीं उससे। अच्छा, ये एक सवाल बार बार आ रहा है कि नहीं। एम्बेसीज, ऐसा तो है नहीं कि एम्बेसीज के पास आप लोगों की डिटेल्स नहीं होंगी, एक एक शख्स की डिटेल होती है, क्योंकि आप वीज़ा लेके और पासपोर्ट बनवा के ही जाते हो वहाँ पे, जाहिर सी बात है, पूरे इमिग्रेशन की लिस्ट होती है। किसी भी नौजवान से, छात्र से आपकी मुलाकात हुई जिसको एम्बेसी से कभी कोई कांटेक्ट किया गया हो सीधे, डायरेक्टली? एज ऑफ नाउ नहीं। कुछ बच्चे हैं जिनके कोई कॉन्टैक्ट होते हैं, कोई रिलेटिव्स होते हैं एम्बेसी में या ऑफिसेज में, बैक इन इंडिया कोई रिलेटिव्स होते हैं, वो अगर बात करा के दे दें तो इंफॉर्मेशन मिल जाती है एडवाइजरी तक की। ऐसा मुझे कहीं प्रोमिनेंट किसी का कांटेक्ट का कुछ पता नहीं चला है। इनफैक्ट अब तो लोग इस हद तक डेस्परेट हो गए हैं कि हमारे कुछ सीनियर्स आज खुद ड्राइव करके, समहाउ ड्राइव करके पोलैंड बॉर्डर की तरफ, रोमानिया बॉर्डर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहे थे, सुबह से प्लान बना रहे हैं कुछ ना कुछ करने की। अच्छा, आपने क्या कोई कोशिश की एम्बेसी से कांटेक्ट करने की? हाँ जी, डेफिनेटली हमने एम्बेसी को लिखा है, और मैंने ट्वीट किया है। हम मेरे फ्रेंड्स हैं, वो व्लॉग्स बनाते हैं,
हमने यूट्यूब के थ्रू भी मैसेजेस को रिवॉल्व करने पर की एम्बेसी से कोशिश कोई की है जवाब हर नहीं आया है, जगह। विदेश मंत्रालय से कहीं से कोई इंस्टाग्राम। जवाब आपके पास नहीं आया है। जी नहीं, जी नहीं। हमें एडवाइजरीज ही हुई हैं, इम्प्रूव्ड इम्प्रोवाइज्ड एडवाइजरी मिलती है। किसी में लिखा है कि आप बॉर्डर तक आ जाइए, जो कि हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्प्रैक्टिकल है। हम कीव में हैं, हम बिल्कुल बीच में है, ना ईस्ट में है ना वेस्ट में है। और बिल्कुल वेस्टर्न बॉर्डर तक जाने के लिए अराउंड 11 to 12 आवर्स बाय रोड का ड्राइव है। जिसके लिए जिसमें मुझे नहीं लगता कि अगर किसी को मिसाइल लॉन्च करनी है वो ये देखेंगे कि अंदर इंडियंस बिल्कुल बैठे हैं या नहीं। बिल्कुल। तो वो हमारे लिए काफी इम्प्रैक्टिकल है। अब रिसेंटली निकली एडवाइजरी में तो एम्बेसी ने वो भी मना कर दिया है। उन्होंने कहा है जहाँ हो वहीं बैठे रहो, अपने आप को सेफ रखो अंटिल हम एक सोल्यूशन लाते हैं। मैं आखिरी सवालों की तरफ जा रहा हूँ क्योंकि ये बहुत मुझे पता है बहुत स्ट्रेसिंग है ये सब। आप हंसती रहेंगी ऊपर से, हो सकता है आप बैठ के अभी दोस्तों के साथ दो गाने भी गाने, पर इवेंचुअली आप फिर जैसे बीच में 1 मिनट का ब्लैंक आएगा वहां पे आप फिर वही सोचने लगेंगे कि ये सब क्या है, कहाँ फंस गए हम। इशिता, मैं बस आखिरी में ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि और जो नौजवान छात्र, क्योंकि आपसे बात करके मुझे बहुत उम्मीद बची है, आप मतलब यू आर सच अ ब्रेव गर्ल। आई मस्ट हैव टू बी, और कोई दिस इज चॉइस नहीं कमेंडेबल। है। दिस कमेंडेबल। आई हैव सीन पीपल लूजिंग एवरीथिंग, एवरी होप एंड फेथ इन इन एवरीथिंग, सो एट दीज टाइम्स। और हमको नहीं पता है कि हम लोग होते उस जगह या और लोग होते, हमारे पेरेंट्स होते तो क्या कर पाते, कैसे रिएक्ट करते। बट आप अपने पेरेंट्स से, हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो दोस्त हैं, या यूक्रेन में भी जो लोग फंसे हैं, उनसे अगर कुछ कहना चाहती हैं, कम्युनिकेट करना चाहती हैं, तो प्लीज़ आप ज़रूर कहें। और वो हाँ, कहना जी। मैं सबको यही कहना चाहूंगी कि प्लीज डोंट गिव अप होप। अपने आप को सेफ रखो अंटिल दोनों कंट्रीज एक कंक्लूजन पे आए। वी आर वेरी श्योर अगर एम्बेसी एक सोल्यूशन नहीं लाती है तो रिजोल्यूशन ऑफ द वॉर के बाद हम लोग डेफिनेटली निकल जाएंगे। कोई चिंता वाली बात नहीं है। अंटिल देन कीप योर काम और वेट करो। डोंट लूज होप, दैट्स इट। इतना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सब जो कंसर्न दिखा रहे हैं, सबके बहुत सारे मैसेजेस पोर इन हो रहे होंगे। उस लवर अटेंशन को एंजॉय करो। कोई दूर दराज के पड़ोसी वगैरह भी मैसेज करके पूछ रहे होंगे, अरे बेटा कहाँ हो। खुश हो, उस अटेंशन को एंजॉय करो। डू योर बिट। अपनी तरफ से आप जितना भी शोर मचा सकते हैं अपनी कंडीशन के बारे में वाया सोशल मीडिया, जो आजकल हमारा मेन वेपन है, उससे जितना शोर मचा सकते हैं मचाओ और खुश रहो। we'll go along, we'll get through this just life. We'll have a interesting story to tell in the future. जी, तो हिंदी के कवि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वो कहते हैं कि सब कहते हैं जांच साहसी की है प्राण गंवाने में, कभी कभी जीवित रहने में हिम्मत देखी जाती है। तो इट्स नॉट जस्ट ब्रेव इनफ टू सेक्रीफाइस अ लाइफ। जान गंवाना ही बहादुरी नहीं होती, जीवित रहना सबसे मुश्किल दौर में उम्मीद ना खोना, हिम्मत ना खोना, एक ऐसे वक्त में। और दरअसल टू बी अ बिट फिलोसॉफिकल, तो दार्शनिक बनने का खतरा मोल लेते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि आपकी बहादुरी की, आपके साहस की परीक्षा तब नहीं होती जब आप शक्तिशाली होते हैं, वो तब होती है जब आप कमज़ोर होते हैं और चारों तरफ से कमजोरी। आप खतरों से घिरे होते हैं। और कई बार ये आपको लगता है इनएविटेबल है कि आप हार ही जाओगे। उस समय भी जब आप अपनी हिम्मत नहीं खोते हो, तब आप असल में बहादुर होते हो। आसान वक्त में ताकत पाने के बाद कोई भी जो है बहादुर हो सकता है। असल बहादुरी मुश्किल वक्त में। इशिता, बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत हिम्मत हम सबको मिली है, मुझे उम्मीद है जो लोग देख रहे होंगे उनको मिलेगी। और आपको हम फिर जोड़ेंगे ज़रूर, आपसे बात करते रहना चाहेंगे, रोज़ हालचाल लेते रहना चाहेंगे आप सब लोगों का जो वहाँ पर है। आप लोग जो लोग मीडिया विजिल देख रहे हैं तो उनका शुक्रिया। मीडिया विजिल एक नॉन प्रॉफिट ट्रस्ट है जो फ्री फ्रैंक फियरलेस पत्रकारिता के लिए लगातार डेडिकेटेड है। हमारा कोई स्पॉन्सर नहीं है पॉलिटिकल या कॉर्पोरेट किसी तरह का, तो जो कुछ है आप ही हैं। हम लगातार ये बात करते रहेंगे, हम इस बारे में बात करेंगे और हम ये बात करते रहेंगे कि युद्ध जो है उसमें हम किसी भी एक और खड़े नहीं हो सकते। हमें कुल मिला के युद्ध के खिलाफ खड़े होना होगा, क्योंकि हम पहले ही एक पक्ष ले चुके हैं। हम मनुष्यता के
साथ खड़े हैं। हम युद्ध के साथ कभी खड़े नहीं हो सकते। युद्ध का विरोध कीजिए। फिर हम मिलेंगे यहीं पर, बात करते रहेंगे। इशिता को भी लेकर आएंगे, इशिता जैसे और नौजवानों को लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच। जी इशिता, बहुत मैं बहुत कहना शुक्रिया चाहूंगी जी। थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी आउट। जी आपसे बात करके मन हल्का हो गया ऑनेस्टली। थैंक यू सो मच। इशिता, हमको बहुत मैं बहुत भावुक हो रहा था आपसे बात करते करते बीच में, तो मैं इसीलिए कुछ जेनरिक क्वेश्चन पे चला जाता था, क्योंकि ठीक है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया। आप जैसे नौजवान हम लोगों को सिखाते हैं। फिर मिलेंगे इशिता, आपसे भी फिर बात करेंगे, और आप लोग जो देख रहे हैं तुमसे ही फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमको सपोर्ट करते रहने के लिए, क्राउड फंडिंग करते रहने के लिए हमारी। और ये जो बात है जो इशिता ने कही, इसको सोशल मीडिया पे शेयर कीजिए बार बार। अगर आप विदेश मंत्रालय के अधिकारी हैं, किसी दूतावास में हैं, आपकी कोई पहुंच है, तो वहां तक पहुंचाइए इस बात को। अगर आप सरकार में हैं तो साहब सब कुछ आप ही को करना है, प्लीज कुछ कर लीजिए। और एक बात फिर से, युद्ध के खिलाफ खड़े हुई, और ये जो नौजवान यूक्रेन में बैठे हैं, या तो इनको सुरक्षित कर दीजिए किसी तरह, या फिर इनको भारत ले आइए वापस। बहुत बहुत शुक्रिया देखते रहने के लिए मीडिया विजय। थैंक यू इशिता।